इस बच्ची को क्या न्याय मिला? रेप, गैंग रेप, पिता की हत्या पुलिस द्वारा। देश की खतरे में है। थोड़े टाइम के लिए सिर्फ इतना हुआ है कि घरों में घुस के दरिंदे नहीं नोच के ले जाएंगे बच्चियों को। टेलीविजन चैनल जिसे मैं क्रिमिनल चैनल्स बोलता हूँ, तो इनको के जो आईओ साहब थे वो मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब से। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। आपको याद होगा उन्नाव रेप केस, और उन्नाव रेप केस में किस तरीके से जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी, और जमानत को रद्द कराने के लिए लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे कुछ दिनों से। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने उसको खारिज कर दिया, यानी कि जमानत को खारिज कर दिया गया। और इसके साथ साथ एक नई तारीख भी दी गई है और कहा गया है कि सीबीआई ये बताए कि कैसे जो पीड़ित का परिवार है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी रिपोर्ट्स दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है, लेकिन इस वक्त ये बनी हुई है बात कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आगे क्या देखा जाए कि क्या जो कुलदीप सेंगर का परिवार है वो किस तरीके से नाराजगी दिखाएगा, क्या पीड़िता के परिवार को सच में सुरक्षा नहीं है या फिर अब वो सुरक्षित है, उनको राहत मिल चुकी है। तो तमाम तरीके के सवाल अभी भी बने हैं। तो हम यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है महमूद प्राचा जी, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है। और हमेशा देखा जाता है कि जब भी कोई ना कोई वर्डिक्ट आ जाता है कोर्ट की तरफ से तो मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये मामला शांत होगा या फिर नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी है। सर, सीधा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, यानी कि जो जमानत थी उसको रद्द किया, तो अच्छे से जानकारी अभी लोगों के पास नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से जमानत रद्द करने का कारण क्या रहा। देखिए, अभी सिर्फ एक ही कारण रहा जो सीबीआई ने उठाया था, और वो एक टेक्निकल इशू है। और वो ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब एमएलए की हैसियत से पॉक्सो एक्ट के भी पब्लिक सर्वेंट माने जाने चाहिए। उनको ये कह के इंडियन पिनल कोड में, क्योंकि एमएलए का जिक्र नहीं है, उनको पॉक्सो से निजात नहीं मिलनी चाहिए थी और उनको उम्र कैद यानी कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्स की सजा मिलनी चाहिए थी, यानी कि उम्र कैद वो वाली जिसमें जिंदगी के अंत तक उम्र कैद ही होती है, ऐसा लिखा होना चाहिए। हालांकि उम्र कैद ही होती है हर केस में, लेकिन ये इसी पॉइंट पे सारी बहस हुई थी। किस्मत अच्छी थी हमारी कि जज साहिबान जो हैं वो इसी मुद्दे पे इतना सेटिस्फाई हो गए। हालांकि इससे भी बड़े मुद्दे मौजूद थे अभी कि उन्होंने नोटिस कर दिया, लेकिन सीबीआई के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि उन्होंने एसएलपी में एक ही मुद्दा उठाया था मैं। तो ये खतरे की भी बात थी अगर जज साहब नहीं होते, और हमें तो नोटिस ही नहीं हुआ था। हमें ज़बरदस्ती जाके केवियट फाइल करके जाना पड़ा अंदर। तैयारी तो सारी हमने इसीलिए कर रखी थी कि अगर खतरा आएगा तो हम बाकी मुद्दे उठा के केस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी नौबत। लेकिन सीबीआई का जिक्र किया जा रहा है लगातार कुछ दिनों से, और देखा जा रहा है ऐसा जो चलाया जा रहा था कि सीबीआई ने इस मुद्दे को वापस से चुनौती दी है और ये मुद्दा वापस सुप्रीम कोर्ट में आया है। और सीबीआई को अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगली तारीख दी कि आप लोग सबूत दीजिए कि कैसे पीड़ित का जो परिवार है वो सुरक्षित नहीं है। तो सीबीआई की क्या भूमिका रही है फिर इसमें? कि इसको एक एहसान के तौर पे जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अनुचित कार्य है। पहले तो सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसका फर्ज ही है अगर उसने एक केस किया है तो उसको ध्यान से करे, ईमानदारी से करे और उस पर एक्शन ले। तो कोई एहसान तो नहीं किया। दूसरी बात, उसका उल्टा ये केस ठीक से लड़ा भी नहीं है। इसका पहला एग्जाम्पल जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसी में लिखा हुआ है कि सीबीआई के जो आईओ साहब थे वो मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब से। उसका दूसरा उदाहरण ये है कि इस बात की शिकायत होने के बाद भी सीबीआई ने उनकी कोई तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनकी मदद के लिए हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा रखी है कि ये जो टिप्पणियां उनके खिलाफ हुई हैं उसको हटा दिया जाए ट्रायल कोर्ट की जजमेंट से। तीसरा, ये जो अपील की हेयरिंग हुई थी उसमें जो एक वकील साहब सीबीआई की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने थोड़ी बहुत सही बहस करनी शुरू की तो उनको हटा ही दिया गया। अब इसके बाद भी अब बाकी आपके सामने ही है, एसएलपी में हमें ना पार्टी बनाया, मुख्य बिंदु तो हमने नीचे भी सारी बहस हमने ही की थी, ना पार्टी बनाया गया, ना हमें नोटिस किया गया, और पूरी कोशिश की गई कि हमारे पीठ पीछे ये फैसला हो जाए। अगर एक पॉइंट से जज साहब नहीं सेटिस्फाई होते तो बाहर आके बोल देते थोड़े उदास मन से कि हम लोग क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। ये नहीं बताते कि हमने ठीक से केस ही नहीं किया और जानबूझ के ये कोशिश की कि हम हल्का केस प्रस्तुत करें। अभी देखा जाए तो जो पीड़िता है उनका जिस तरीके से बयान आ रहे थे, उन्होंने कहा जब पहले भी सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब भी इंग्लिश में सारी चीजें हुई, मुझे नहीं समझ में आता है, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा।
तो अगर इसी तरीके से कोर्ट में जो सुनवाई होती है तो क्या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए सुनवाई नहीं की जा सकती कि वो नहीं उनके की लिए जानी भी? चाहिए, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स में वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी बहस होती है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चलन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन करा जाएगा तो अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ जजेस को भी और दूसरे लोगों को भी, जजेस को खास तौर पे अलग अलग भाषाएं नहीं आती हैं, तो ये एक वजह है। तो ये संविधानिक संविधानिक ये विषय है, संविधान में ये लिखा गया, तो इसलिए ये ठीक है। लेकिन आजकल तो अ, हम लोग तो जो वकील होते हैं वो पीड़िता को बताते ही हैं सारी डिटेल में, जी। ये बहस हुई, हम समझाते भी हैं उसे। लेकिन उसकी चिंता जायज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके वकीलों ने उसके वकीलों को, कुछ वकीलों को तो आपको पता ही है, धमकी दी गई, जी। एक को तो मार ही दिया गया, बाकी लोगों को लालच देके खरीदा भी गया। ये बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है। आप देखिए कि तो ये सुप्रीम कोर्ट जायज़ बात की है उसकी, जी, इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिस तरीके से सुबह सामने आते हैं तो बड़े-बड़े चैनल्स मीडिया लगातार यही चला रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर महिला जो पीड़ित है उसको मिलता हुआ नजर आया है। हमारे देश में महिला एक बार फिर से जीत गई। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही ये है? देश की जनता को गुमराह करने की सबसे बड़ी बात हो सकती है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, हमने तो इस केस में पिछले 3 साल से, जब ये केस खराब करके हमारे पास आया था, कुछ ताकत लगाई है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा भी फेलियर है अभी ये। क्या न्याय मिला है इस बच्ची को, बता दो आप मुझे। इस बच्ची को क्या न्याय मिला? रेप, गैंग रेप, पिता की हत्या पुलिस द्वारा, मौसी जी, चाची जी, वकील की हत्या, पति की हत्या करने की कोशिश, इसकी हत्या हो ही गई थी ऑलमोस्ट। उसके बाद ये दर दर भटक रही है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई सब मिलकर इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी विड्रॉ कराने की चेष्टा कर रहे थे, इसकी तो बच गई, परिवार की तो हो ही गई। देर रोजगार नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जिंदगी नहीं, बंदी की जिंदगी। ये रिलीफ चाहते हैं अगर देश की बच्चियों के लिए ये टेलीविजन चैनल, जिसे मैं क्रिमिनल चैनल्स बोलता हूँ, तो इनको मुबारक हो। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि ये एक मरते हुए मरीज को सिर्फ थोड़ी सी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की कोशिश है। अब एक आखिरी सवाल मैं करूंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर क्या वो इस मैटर को लेकर पूरी तरीके से क्या कोई रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं? उनके पास इस चीज को लेकर कोई अधिकार है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उनकी बेटी की शादी थी इसलिए हमने बेल दिया। तो अब क्या लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले को किस तरीके से पूरा घुमा सकते हैं? बेटी की शादी जो बेल दी थी, उसमें भी सीबीआई के वकील ने बातें छुपाई थी। अब आपने मेरे से पूछना शुरू किया है तो मैं आपको सीरीज में बता सकता हूँ। झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट इनके जेल से बन के आए थे, जिनको एम्स के जो मेडिकल बोर्ड हमने गठित करवाया, उसमें नकारा गया था कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन किया, हॉस्पिटल में जाने की कोई सीरियस इतनी बीमारी नहीं है। तो ये सीबीआई का सीरीज ऑफ रोल रहा है, तिहाड़ जेल के लोगों का रहा है। एसएचओ साहब ने तो मारा ही है इनके पिताजी को, तो पुलिस ने तो मारा ही है, उन्नाव पुलिस ने। ये गतिविधियां हैं। इसको अगर बच्चियों का रिलीफ बोलना चाहता है कोई तो बोल ले। अभी तो सारी बच्चियां देश की खतरे में है। थोड़े टाइम के लिए सिर्फ इतना हुआ है कि घरों में घुस के दरिंदे नहीं नोच के ले जाएंगे बच्चियों को आपकी। सड़क पे, दूसरी जगहों पे तो अभी भी अनसेफ हैं, इसलिए सड़क पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, वरना ये अभी कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा मामला। उसके बाद फिर वही दरिंदे और आपकी बच्चियां। ये सोच समझ के आप आगे बढ़ें। आपने सुना कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और पीड़िता के भी एक तरीके से वकील रहे महमूद प्राचा जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता ही है यहाँ पर कि जो देश की बेटियां है तो वो बेटियां क्या सच में सुरक्षित है? क्या सच में जिस तरीके से आखिरी लाइन में जो महमूद प्राचा जी ने कहा है कि अभी सिर्फ इतना नहीं है कि वो दरिंदे घर में घुस के किसी लड़की के साथ कोई हरकत करते नजर आ रहे हैं, और ये सारी चीजें बार बार टीवी मीडिया की तरफ से चला देना कि एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि काफी शर्मनाक एक स्टेटमेंट है। क्योंकि किसी भी रेप पीड़िता को तब तक न्याय नहीं मिलता है जब तक पूरी तरीके से उस आरोपी को, उस मुजरिम को अच्छी खासी सजा ना मिल जाए, और अगर उससे पहले उसको जमानत मिल जाती है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है, लेकिन उसके बाद एक और नई तारीख दी गई है और उस तारीख पर क्या कुछ फैसला आएगा ये काफी ज्यादा देखने वाला रहेगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या उतने टाइम पीरियड के लिए जो रेप पीड़िता है वो सुरक्षित है, क्या उसका परिवार सुरक्षित है? ये सवाल बनते हैं। आप लोग इस मुद्दे पर राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और देखते रहिए बाइट विद कशिश।